Financial Statement Analysis. Introduction, Financial Statements, Steps and Benefits. नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर को, जो क्लास 12 अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अध्ययन करके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझना। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंपनी की रिपोर्ट कार्ड को पढ़ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड देखकर पता चलता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर कंपनी की परफॉर्मेंस का पता चलता है। ये एनालिसिस सिर्फ करंट कंडीशन देखने के लिए नहीं होता, इसकी मदद से फ्यूचर प्लानिंग भी की जा सकती है। इन्वेस्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। बैंक्स डिसाइड कर सकते हैं कि लोन देना सेफ है या नहीं। मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बिजनेस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब इसका मैं ऑब्जेक्टिव समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मैं ऑब्जेक्टिव है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करना। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। लिक्विडिटी का मतलब कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कितनी इजीली पे कर सकती है। सॉल्वेंसी का मतलब कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और एफिशिएंसी का मतलब कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितना अच्छा यूज कर रही है। अब इमेज के सेकंड सेक्शन पर आते हैं, जहां 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना पड़ता है। सबसे पहला स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाई जाती हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो कंपनी के पास होती हैं, जैसे कैश, मशीनरी, बिल्डिंग और स्टॉक। लायबिलिटीज वो अमाउंट्स होते हैं जो कंपनी को दूसरों को देने होते हैं। बैलेंस शीट देखकर हमें कंपनी की स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक स्पेसिफिक पीरियड की परफॉर्मेंस बताता है, यानी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ। अगर इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हैं तो लॉस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी का पता चलता है। तीसरा स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यह बताता है कि कंपनी में कैश कहां से आया और कहां गया। कई बार कंपनी प्रॉफिट में होती है लेकिन उसके पास कैश कम होता है। ऐसे केसेस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत यूजफुल होता है। इन तीनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस समझी जाती है। अब इमेज के थर्ड सेक्शन पर आते हैं, यानी एनालिसिस के मेन स्टेप्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। स्टेप नंबर 1 है डेटा कलेक्शन। इस स्टेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है। अगर डाटा ही सही नहीं होगा तो एनालिसिस भी सही नहीं होगा। स्टेप नंबर 2 है प्रिपरेशन। इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी डेटा को एनालाइज करने लायक फॉर्मेट में अरेंज किया जाता है। स्टेप नंबर 3 है रेशियो एनालिसिस। इस स्टेज में लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी रेशियोज निकाले जाते हैं। ये रेशियोज कंपनी की परफॉर्मेंस को नंबर्स के फॉर्म में दिखाते हैं। स्टेप नंबर 4 है ट्रेंड एनालिसिस। इसमें डिफरेंट ईयर्स के फिगर्स कंपेयर किए जाते हैं। ट्रेंड एनालिसिस से पता चलता है कि कंपनी ग्रो कर रही है या डिक्लाइन। स्टेप नंबर 5 और फाइनल स्टेप है इंटरप्रिटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यहाँ हम रिजल्ट्स को समझकर कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस जज करते हैं। अब इमेज के लास्ट सेक्शन यानी बेनिफिट्स पर आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद से बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, परफॉर्मेंस एवेल्युएट की जा सकती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का अंदाजा लगाया जा सकता है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, और डिफरेंट कंपनीज के बीच कंपैरिजन भी पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, इस इमेज का की टेकअवे ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद से हम कंपनी की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को समझ सकते हैं और सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट इमेज में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टूल्स को डिटेल में समझेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। अब तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का इंट्रोडक्शन समझा। अब हम उसके सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला टूल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक ईयर्स के फाइनेंशियल डेटा को साइड बाय साइड कंपेयर करना। इसका मेन पर्पस कंपनी की ग्रोथ या डिक्लाइन को आइडेंटिफाई करना होता है। इमेज में दिया गया फॉर्मूला देखिए। इंक्रीज या डिक्रीज निकलने के लिए करंट ईयर फिगर में से बेस ईयर फिगर को माइनस करते हैं।
उसके बाद परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला हाई, परसेंटेज चेंज इक्वल्स इंक्रीज या डिक्रीज डिवाइडेड बाय बेस ईयर फिगर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इमेज में दिए गए एग्जाम्पल को समझते हैं। टोटो में सेल्स 10 लाख थी, 2022 में सेल्स बढ़कर 12 लाख हो गई, यानी सेल्स में 2 लाख की इंक्रीज हुई। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 20% ग्रोथ हुई। 2023 में सेल्स 14 लाख हो गई, यानी फिर 2 लाख का इंक्रीज हुआ, लेकिन परसेंटेज ग्रोथ अब 16.67% है। 2024 में सेल्स 15 लाख हो गई, यानी सिर्फ 3 लाख की इंक्रीज हुई और परसेंटेज ग्रोथ लगभग 7.14% रह गई। इस एग्जाम्पल से हमें एक इंपॉर्टेंट बात समझ आती है। कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रही है। इसी तरह कंपैरेटिव स्टेटमेंट सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बताता, बल्कि ग्रोथ की स्पीड भी बताता है। अब आते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट पर। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हर आइटम को टोटल या सेल्स के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आइटम वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल या सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इमेज में दिया गया एग्जाम्पल देखते हैं। सेल्स को 100% माना गया है। सेल्स अमाउंट है 10 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 6 लाख रुपए, यानी सेल्स का 80%, ग्रोस प्रॉफिट है 4 लाख रुपए, यानी सेल्स का 40%, एक्सपेंसेस हैं 2,50,000 रुपए, यानी सेल्स का यह 20%, और नेट प्रॉफिट है 1,50,000 रुपए, यानी सेल्स का 20%। अब इस एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है? ह्यूम कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर समझ आती है, यानी सेल्स का कितना हिस्सा कॉस्ट में जा रहा है, कितना प्रॉफिट बच रहा है और कितना अमाउंट एक्सपेंसेस कंज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए इमेज में लिखा है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट आइटम्स की कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टूल पर, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का हार्ट माना जाता है। यहां इमेज में 4 कैटेगरीज दी गई हैं: लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और एक्टिविटी रेशियोज। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने की कैपेसिटी बताते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कैश रेशियो का फॉर्मूला है कैश एंड बैंक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर लिक्विडिटी हाई है तो कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इजीली पे कर सकती है। अब सॉल्वेंसी रेशियोज देखते हैं। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स होता है। हाई सॉल्वेंसी का मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर। यह कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को मेजर करते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बताता है सेल्स में से कितना ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हुआ। नेट प्रॉफिट रेशियो बताता है फाइनल प्रॉफिट कितना है। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है कंपनी कैपिटल का कितना एफिशिएंट यूज कर रही है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बताता है। जितनी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, कंपनी उतनी ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग कैपेसिटी रखेगी। अब आते हैं एक्टिविटी रेशियोज पर। ये रेशियोज एसेट्स के एफिशिएंट यूज को मेजर करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है स्टॉक कितनी बार सेल हुआ। डेटर्स टर्नओवर रेशियो बताता है कस्टमर्स से पेमेंट कितनी एफिशिएंटली रिकवर हो रही है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बताता है सप्लायर्स को पेमेंट कितनी स्पीड से की जा रही है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बताता है एसेट सेल्स जनरेट करने में कितने इफेक्टिव हैं। हाई एक्टिविटी रेशियो का मतलब एसेट्स का एफिशिएंट यूज हो रहा है। अब इमेज के की पॉइंट्स पर आते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस सब एक दूसरे के पूरक हैं। इन टूल्स की मदद से कंपनी की रियल परफॉर्मेंस को समझा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी एक सिंगल रेशियो देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा ओवरऑल एनालिसिस करना चाहिए। इसीलिए इमेज के टॉप पर गोल्डन रूल दिया गया है, एक रेशियो अकेला सच नहीं बताता। सारे रेशियोज, ट्रेंड्स और कंपैरिजंस को साथ में देखकर ही फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट इमेज में हम ट्रेंड एनालिसिस और प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन को डिटेल में समझेंगे। ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज। अब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट टूल्स समझ चुके हैं। अब हम उन टूल्स का प्रैक्टिकल यूज समझेंगे। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस को समझते हैं। ट्रेंड एनालिसिस का यूज कई सालों के डेटा को कंपेयर करके ग्रोथ या डिक्लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ट्रेंड एनालिसिस में सबसे पहले एक बेस ईयर चूज किया जाता है। इमेज में 2021 को बेस ईयर माना गया है।
बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 रखा जाता है। फॉर्मूला देखिए, इंडेक्स नंबर इक्वल्स करंट ईयर फिगर डिवाइडेड बाय बेस ईयर फिगर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इमेज में दिया गया एग्जाम्पल समझते हैं। 2021 में सेल्स 10 लाख थी और इसे 100 माना गया। 2022 में सेल्स 12 लाख हो गई, इसलिए इंडेक्स नंबर 1 20 आया। 2023 में सेल्स 14 लाख हो गई, इसलिए इंडेक्स नंबर 134 हो गया। 2024 में सेल्स 15 लाख पहुंच गई, इंडेक्स नंबर 150 हो गया। और 2025 में सेल्स 16,50,000 हो गई, इंडेक्स नंबर 165 हो गया। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं। जब भी इंडेक्स नंबर 100 से ज्यादा होता है तो ग्रोथ या इंप्रूवमेंट दिखाता है, और अगर इंडेक्स नंबर 100 से कम हो तो डिक्लाइन या डिटीरियोरेशन को शो करता है। यहां हर साल इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है, मतलब कंपनी की सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही हैं। इमेज में ग्राफ भी इसी ट्रेंड को शो कर रहा है। ट्रेंड एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इमेज के सेकंड सेक्शन पर आते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस एग्जांपल। यहां 2023 और 2024 के फिगर्स कंपेयर किए गए हैं। सबसे पहले सेल्स को देखते हैं। सेल्स 14 लाख से बढ़कर 16,80,000 हो गई, यानी 21,56,000 का इंक्रीज हुआ। परसेंटेज टर्म्स में 20% ग्रोथ हुई। यह कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखते हैं। यह भी बढ़कर 10,20,000 हो गया है, यानी प्रोडक्शन या परचेस कॉस्ट भी बढ़ी है। ग्रोस प्रॉफिट 5,60,000 से बढ़कर 6,60,000 हो गया है। यह दिखाता है कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव हुई है। एक्सपेंसेस में भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट भी 21% से ग्रो हुआ है। यह बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर्स फंड्स दोनों में 20% ग्रोथ हुई है। इसका मतलब कंपनी एक्सपैंड कर रही है और ओनर्स का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। इसी तरह कंपैरेटिव एनालिसिस हर आइटम की ग्रोथ रेट और चेंज को समझने में हेल्प करता है। अब इमेज के थर्ड सेक्शन पर आते हैं, कॉमन साइज एनालिसिस एग्जांपल। यहां बैलेंस शीट को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। 2020 में करंट एसेट्स टोटल एसेट्स का 40% है, फिक्स्ड एसेट्स टोटल एसेट्स का 68% है, करंट लायबिलिटीज 20% है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी 20% है और शेयर होल्डर्स फंड 60% है। अब 2024 को देखिए, परसेंटेज स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। Current assets 40%, fixed assets 60%, current liabilities 20%, long-term liabilities 20%, shareholders funds 60%। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। अमाउंट्स बदल गए हैं लेकिन परसेंटेजेस सेम हैं। इसका मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्टेबल है। इसीलिए कॉमन साइज एनालिसिस स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन को समझने में हेल्प करता है। अब इमेज के फोर्थ सेक्शन पर आते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज। यहां रेशियोज कैलकुलेट करने के बाद उनका मीनिंग समझाया गया है। करंट रेशियो 2 से बढ़कर 2.40 हो गया है, मतलब लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है। कंपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पहले से बेटर हैंडल कर सकती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 से घटकर 0.68 हो गया है। इसका मतलब कंपनी डेट पर कम डिपेंड कर रही है। यह सॉल्वेंसी के लिए अच्छा साइन है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 40% से 89.29% हो गया है, यानी थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। मैनेजमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। नेट प्रॉफिट रेशियो 15% से बढ़कर 1548% हो गया है। यह प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट दिखाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.5% से बढ़कर 8.67% हो गया है, मतलब कंपनी कैपिटल का बेटर यूज कर रही है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स से बढ़कर 6.5 टाइम्स हो गया है। यह इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट को शो करता है। अब इमेज के लास्ट सेक्शन यानी ओवरऑल एनालिसिस समरी पर आते हैं। सारे एनालिसिस को कंबाइन करके हम देखते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग हो रही है, सॉल्वेंसी सेफ है, प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है और कंपनी फ्यूचर में भी अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकती है। इसी इमेज का की टेक अवे ये है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस को साथ में यूज करने से कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस का कंप्लीट पिक्चर मिलता है और तभी हम सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। अब फाइनल इमेज में हम लिमिटेशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस और फाइनल कंक्लूजन को समझेंगे। लिमिटेशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, केस स्टडी एंड फाइनल कंक्लूजन। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लास्ट और फाइनल पार्ट पर आ चुके हैं। इस इमेज में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक प्रैक्टिकल केस स्टडी और फाइनल कंक्लूजन को समझेंगे। सबसे पहले लिमिटेशन से शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता।
इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होता है, यानी हम जो फिगर्स एनालाइज कर रहे हैं वो पास्ट के होते हैं। अगर कंपनी ने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया है तो ये गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वही परफॉर्मेंस रहेगी। बिजनेस एनवायरनमेंट हर वक्त चेंज होता रहता है। दूसरी लिमिटेशन अकाउंटिंग पॉलिसीज की है। हर कंपनी सेम अकाउंटिंग मेथड्स यूज नहीं करती। कुछ कंपनीज स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती हैं और कुछ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसी वजह से कभी कभी कंपैरिजन कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होता। तीसरी लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को इस तरह प्रेजेंट करना कि कंपनी असल से ज्यादा स्ट्रांग लगे। कभी कभी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करती है, इसलिए ब्लाइंडली फिगर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चौथी लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता, जैसे मैनेजमेंट क्वालिटी, एम्प्लॉय स्किल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ब्रांड रेप्यूटेशन। ये फैक्टर्स भी कंपनी की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पांचवी लिमिटेशन है इन्फ्लेशन। प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्चुअल वैल्यू अफेक्ट हो सकती है। और छठी लिमिटेशन है एस्टिमेट्स और जजमेंट्स। अकाउंटिंग में के फिगर्स एस्टिमेट्स पर बेस्ड होती हैं, जैसे डिप्रिसिएशन और बैड डेट्स, इसलिए एनालिसिस भी कुछ हद तक असम्पशंस पर डिपेंड करता है। अब इमेज के सेकंड सेक्शन पर आते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एनालिसिस। अगर आपको एक्यूरेट एनालिसिस करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला रूल है कि सिर्फ एक टूल पर डिपेंड मत करो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस सबका यूज करो। ये सब टूल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरा रूल है इंडस्ट्री एवरेजेस से कंपैरिजन करना। अगर कंपनी का करंट रेशियो 2.1 है तो तभी यूजफुल होगा जब हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी देखें। तीसरा रूल है कैश फ्लो पोजीशन को समझना। प्रॉफिट के साथ कैश फ्लो भी स्ट्रांग होना चाहिए। कई कंपनीज प्रॉफिट में होती हैं लेकिन कैश शॉर्टेज का सामना करती हैं। चौथा रूल है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करना। मैनेजमेंट क्वालिटी, मार्केट कंपटीशन और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को भी एनालाइज करो। पांचवा रूल है रेगुलर एनालिसिस। एक बार एनालिसिस करके छोड़ देना सफिशिएंट नहीं है, हर साल परफॉर्मेंस ट्रैक करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। सिर्फ नंबर्स देखना एनालिसिस नहीं होता, अन नंबर्स का मीनिंग समझना ही एक्चुअल एनालिसिस होता है। अब इमेज के थर्ड सेक्शन में दिए गए केस स्टडी एग्जाम्पल को समझते हैं। यहां 2023 और 2024 के डेटा को कंपेयर किया गया है। सेल्स 14 लाख से बढ़कर 16,80,000 हो गई है, यानी 20% ग्रोथ हुई है। यह कंपनी के एक्सपेंशन को शो करता है। नेट प्रॉफिट 2,10,000 से बढ़कर 2,60,000 हो गया है, यानी प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। करंट रेशियो 2 से बढ़कर 2.40 हो गया है। इसका मतलब लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है। कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को बेटर तरीके से पे कर सकती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 से घटकर 0.68 हो गया है। यह कंपनी की सॉल्वेंसी को स्ट्रांग बनाता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में थोड़ा डिक्रीज हुआ है, 40% से 39.29%। ये एक सिग्नल है कि कंपनी को अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो इंप्रूव हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पहले से बेटर हुआ है। इन सब ऑब्जर्वेशंस को देखकर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है, सॉल्वेंसी बेटर हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है और एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है। अब इमेज के फोर्थ सेक्शन यानी फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। यहां परफॉर्मेंस मीटर क्लियरली दिखा रहा है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड कैटेगरी में है। कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव हो रही हैं, लिक्विडिटी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के लिए कंपनी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। फ्यूचर में और बेटर परफॉर्मेंस की संभावना भी दिख रही है। अब इमेज के क्विक रिवीजन सेक्शन को देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का गोल है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करना। इसके मेन टूल्स हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। मेन फोकस होता है लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को समझना। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है बेटर डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग। और फाइनल टेक अवे ये है कि सही एनालिसिस से ही सही डिसीजन लिया जा सकता है। दोस्तों, पूरे चैप्टर को एक लाइन में याद रखना हो तो याद रखो, नंबर्स कहानी बताते हैं लेकिन उनका मीनिंग एनालिसिस बताता है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सिर्फ कैलकुलेशंस का चैप्टर नहीं है, बल्कि कंपनी की रियल परफॉर्मेंस को समझने का पावरफुल टूल है। इसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टूडेंट आर्मी 1 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।